प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं फिर अपने छोटे से टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वह टॉपिक है हमारे जीवन प्रणाली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली ऐसी बात जिसने आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व हमें प्रभावित करना प्रारंभ किया और आज उसका प्रभाव हमारे देश पर इतना दिखाई देता है कि हमारी पूरी जीवन शैली परिवर्तित हो गई है, हमारी पूरी सोच परिवर्तित हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय शिक्षा प्रणाली की। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली जो विश्व में एक अनूठी प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, गुरुओं के साथ अरण्यकों में बैठकर संसार और संसार से परे कि बहुत सी बातों का गहन चिंतन मनन किया जाता था, उसको हमने उपनिषद नाम दिया। उपनिषद शब्द का अर्थ ही होता है गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। गुरु को भी हमने आचार्य कहा उस समय। आचार्य का अर्थ होता है जिसका आचरण ऐसा श्रेष्ठ हो कि उसका अनुगमन उसके सभी शिष्य करें, उसके आचरण को देखकर हम उसके प्रति श्रद्धा से भर जाएं। ऐसे गुरु के सानिध्य में रहकर हम लोग शिक्षा प्राप्त किया करते थे। यह शिक्षा प्रणाली भारत की निरंतर अनेक वर्षों से सनातन परंपरा के रूप में सतत प्रभाव होती रही और इसी गुरुकुल प्रणाली का ही यह परिणाम था कि भारतवर्ष एक समय में पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र बना। हमारे भारत में विश्व के प्राचीनतम गुरुकुलों की स्थापना हुई, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। मुख्य रूप से हम दो नाम को तो बहुत जानते हैं, सभी लोगों की जुबान पर रहता है, तक्षशिला और नालंदा। परंतु ऐसा ही नहीं है, तक्षशिला और नालंदा के अलावा भी बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे महाविद्यालय और बहुत सारे विश्वविद्यालय तत्कालीन भारतीय समाज में थे। मुस्लिम भारत में आए, एक आक्रमणकारी के रूप में आए, लेकिन उन्हें यहाँ का भौगोलिक समृद्धि, सांस्कृतिक समृद्धि ने बहुत आकर्षित किया। आए तो थे वो भारत को लूटने, कुछ लूट कर चले गए और कुछ यहाँ पर बस गए। जो यहाँ पर बस गए उन्होंने इस धरती को अपना माना, सत्य है, परंतु उनका उद्देश्य कभी भी इस धरती का पोषण करना नहीं रहा। उन्होंने किसी न किसी रूप में इस धरती का शोषण किया, सांस्कृतिक मानदंडों को परिवर्तित करना चाहा, हमारी संस्कृति की रीढ़ को तोड़ने का काम किया, हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को जलाया, हमारे पुस्तकालयों में आग लगाई, क्योंकि ये सब हमारे सनातन ज्ञान के स्रोत थे। आने वाली पीढ़ी को जो ज्ञान दिया जाता था वो इन्हीं के रूप से दिया जाता था। हमारे मंदिर केवल पूजा पाठ का केंद्र नहीं हुआ करते थे। पूजा पाठ की गतिविधियों के अलावा भी मंदिरों में अनेक प्रकार की गतियां हुआ करती थी और उन गतिविधियों में इस प्रकार की गतिविधियां भी थी कि जो एक प्रकार से वो समाज का केंद्र बनकर रह जाती थी और सारा समाज मंदिरों से, मठों से प्रेरणा पाता था। बहुत सारे मठ ऐसे थे जो राजाओं के संरक्षण में चलते थे, बहुत सारे मठ ऐसे थे जो नागरिक संयोजन से चलते थे। अनेक प्रकार के मठ थे। धीरे धीरे इन आक्रमणकारियों ने भारत की बहुत सी जनता को अपने प्रभाव में लिया और उनका धर्मांतरण किया। कुछ को जबरदस्ती किया तो कुछ शायद पैसे के लालच से, जागीर के लालच से या अन्य कारणों से भी दूसरे धर्म में दीक्षित हुए। मन की इच्छा से दूसरे धर्म में दीक्षित होने में कोई दुर्भाव नहीं है। मनुष्य का अपना जीवन है, उसको जो भी विचारधारा अच्छी लगे उसमें जाने के लिए स्वतंत्र है। हमारे स्वयं सनातन धर्म में अनेक प्रकार के मत और मतांतर हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। नास्तिकवाद भी यहाँ समाहित हो जाता है, आस्तिकवाद भी यहाँ समाहित हो जाता है। जो वेदों में निष्ठा रखते हैं उनको हमने आस्तिक कहा, जो वेदों में निष्ठा नहीं रखते हैं उनको हमने एक तरह से नास्तिक कहा। परंतु हमारा इतिहास गवाह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो
वैसे तो वेदों में आस्था नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने भी भारत की समृद्धि को कहीं ना कहीं विकसित किया। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, चारवाक दर्शन जैसे दर्शनों ने भारत की मेधा को प्रकट किया। कालांतर में हमारे पास अंग्रेज आए। 16वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेज व्यापार करने भारत में आने लगे थे। और जब वो भारत में व्यापार करने आने लगे तो भारत की समृद्धि को देखकर उनके मन में यह विचार आने लगा कि क्यों ना इस समृद्धिशाली देश को कब्जे में कर लिया जाए, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि जो हमारा राजतंत्र था, तत्कालीन राजतंत्र जो था, वह कई टुकड़ों में बटा हुआ था, आपस में लड़ते रहते थे राजा लोग, कोई एकता उनमें थी नहीं। और यही कारण था कि भारत एक राष्ट्र होते हुए भी उसको राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाता था, क्योंकि बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे राजा थे। तो एक राष्ट्र की जो हमारी परिभाषा है उसमें तो भारत आता था, क्योंकि सांस्कृतिक एकता थी। परंतु जो यूरोपीय दृष्टि है नेशनहुड की, उस दृष्टि से वो नेशन नहीं था। इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने यहाँ धीरे धीरे पहले कलकत्ता के पास उन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित की, क्योंकि भारत के ईस्ट में थी, इसलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया। धीरे धीरे उन्होंने भारत में कब्जा करना शुरू किया और एक समय ऐसा आया कि जब भारत के अधिकांश भूभाग पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया और मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत के लोगों के द्वारा ही भारत पर शासन किया। उनमें बहुत से लोग भारत के ऐसे भी थे कि जो भारत की आजादी के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे, जिनके मन में सदैव ये भावना रहती थी कि हम अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसमें जनमानस ने भी भाग लिया, विभिन्न राजाओं ने भाग लिया, परंतु कुछ कमियों के कारण से वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, उसने एक झटका जरूर ब्रिटिश हुकूमत को दे दिया कि उनको लगता था कि ब्रिटिश राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो उनको यह एहसास हो गया कि आने वाले समय में भारत पर यदि शासन करना है तो भारत की सांस्कृतिक एकता को तोड़ना बहुत जरूरी है। और उसी क्रम में भारत में अंग्रेजों के एक बहुत बड़े अधिकारी आए, गवर्नर आए, जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। बड़े बुद्धिजीवी थे और बहुत ही विज्ञानवादी सोच और तर्कवादी सोच के व्यक्ति थे और बहुत समझदार होने के साथ साथ उन्होंने भारत भ्रमण किया और भारत को बड़ी बारीकी से कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया। भारत के कोने कोने में गए और भारत को जानने का प्रयास किया और उन्होंने ये माना कि भारत जो राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र ना दिखाई देता हो, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से एक राष्ट्र ही है। भारत के कण कण में, भारत के हर व्यक्ति में, भारत के हर बालक में इस मिट्टी के प्रति एक भावना है। उस भावना को कैसे तोड़ा जाए, इस पर उन्होंने चिंतन किया, क्योंकि बिना उस भावना के तोड़े भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए उन्होंने देखा कि इसकी जो रीढ़ है वह भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ है वह है हमारी शिक्षा प्रणाली। इसलिए उन्होंने आधुनिकता की आड़ लेकर, क्योंकि उस समय हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष भी थे। दोष ऐसे थे कि बहुत से काल तक, एक लंबे काल तक हम गुलाम रहे, मुस्लिम आक्रमणकारियों को झेलते रहे। तो जो हमारी तार्किक शिक्षा प्रणाली थी उसका थोड़ा सा पतन हुआ और हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली थी वो धर्म आधारित हो गई। उसमें कुछ दोष ऐसे भी आए जिसका मैकाले ने बहुत लाभ उठाया। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन समाज में एक कुरीति आ गई, जो हमारी वैज्ञानिक वर्ण व्यवस्था जो थी, जो कर्म का विभाजन था एक प्रकार से कि जिस योग्य कर्म आप कर सकते हैं उस कर्म को स्वीकार करके आप समाज में उसी काम को करें। और धीरे धीरे वो जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई और जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने के कारण से हमारा एक सामाजिक दोष सामने आया कि हमने कुछ जातियों को ऊंचा मान लिया और तथाकथित श्रमिक वर्ग जो हमारा था, जो श्रम करके आजीविकोपार्जन करता था, उनको हमने हे दृष्टि से देखना शुरू किया और उनको बहुत ही नीचा मानना शुरू कर दिया। शूद्र शब्द का अर्थ ही बन गया नीचा, दलित, जो कि नीच प्रवृत्ति वाला, ऐसा हमने उनको कहना शुरू कर दिया, जो कि वास्तव में गलत था। क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। इवन
हम तो ये कहते हैं कि पूरा विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व में ही जो है सभी लोग जो है वो एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण से एक है। और जहां जो धर्म पूरे जानवरों को भी आदर पूर्वक देखना सिखाता हो, जानवरों में भी श्री हरि का दर्शन करता हो, वो कैसे मनुष्य के अंदर ये कुरीति हमारी आ गई है। एक वास्तव में दोष हमें स्वीकारना भी चाहिए इस दोष को। तो मैकाले के हाथ ट्रिक लग गई, उसने हमारे समाज को इस आधार पर खंडित कर दिया और ये कहा कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो विघटनकारी है, समाज को विघटित करने वाली है, तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि को पढ़ाने वाली है जिसका कोई वैज्ञानिक स्वरूप नहीं होता, और गुरुकुलों में केवल पूजा पद्धति और कर्मकांड के नियम पढ़ाए जाते हैं जिनसे कुछ भला नहीं होने वाला। जबकि ये गलत था, क्योंकि गुरुकुल में कुछ गुरुकुल ऐसे भी थे जो बहुत उच्च प्रकार की शिक्षा देते थे, उच्च नैतिक आदर्शों की शिक्षा देते थे। हमारे वर्णाश्रम के जो धर्म है उनके बारे में बताया करते थे, किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए उसके बारे में बताया करते थे, किस प्रकार से व्यापार करना चाहिए कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। आखिर ऐसे ही भारत का व्यापार पूरे विश्व में नहीं फैला था। भारत के व्यापारी पूरे विश्व में यदि व्यापार करने उस समय समुद्री मार्गों से जाया करते थे तो निश्चित रूप से हमने व्यापार के क्षेत्र में भी प्रगति की थी। वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे मंदिरों का अगर निर्माण आप देखें, हमारे पुराने जो आप हवेलियां और पुराने किलों का निर्माण देखें तो उस समय में सीमेंट भी नहीं हुआ करता था, उसके बावजूद भी उन्होंने बिना सीमेंट का प्रयोग किए कितने विशाल भवन उन्होंने सुसज्जित तरीके से बनाए। इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है वो। इसी प्रकार से हमने यहाँ बैठे हुए ही खगोल की भी बहुत सारी घटनाओं को देखा, समझा, जाना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा उसके अनुसार अपने लगने वाले मेलों और कुंभ मेलों की स्थिति अपने पंचांगों में दिग्दर्शित की। तो इस प्रकार से अगर ये सब देखा जाए तो निश्चित रूप से भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नत था, परंतु गुलामी के कारण से, एक लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण से उस क्षेत्र में भी हमारा पतन हुआ। और इन मैकाले जैसे लोगों को बहुत ही आसानी से ये मौका हाथ लग गया कि किस प्रकार से भारत की जो सांस्कृतिक धारा है उसको अवरुद्ध किया जाए, और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की भारत में नींव रख दी। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को कहा जाता है, जैसे मैंने भी बीएड किया है, आप में से कुछ लोग अगर बीएड कर रहे हो तो जानते होंगे कि बीएड में पढ़ाया जाता है कि मैकाले की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी उसके बहुत से गुण भी हैं और निश्चित रूप से उन गुणों को हमें स्वीकारना भी चाहिए। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि मैकाले ने उस गुणों के कारण से भारत में उस शिक्षा प्रणाली की नींव नहीं रखी। मैकाले का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत को किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से तोड़ा जाए, भारत के लोगों में किस प्रकार से हीन भावना पैदा की जाए उसकी अपनी संस्कृति के प्रति, उसके अपनी परंपराओं के प्रति और उसकी अपनी मान्यताओं के प्रति। जब भारत के लोग अपनी संस्कृति को, अपनी मान्यताओं को, अपनी परंपराओं को हे दृष्टि से देखने लगेंगे और एक विदेशी परंपरा को सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे तो फिर भारत का पतन होना शुरू हो जाएगा। वो आज हम देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी में दिखाई भी देता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी उन्हीं अंग्रेजी स्कूलों से पढ़कर बड़ी हो रही है जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली पर आधारित हैं। आज हमारे स्कूलों में ज्ञान विज्ञान गणित पढ़ाया जाता है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सोशियोलॉजी हिस्ट्री बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अच्छी बात है, वो शिक्षा का एक अंग है। परंतु सभी प्रकार से शिक्षित होने के बाद भी आज हमारा युवा हमारी संस्कृति के प्रति इतना निष्ठावान नहीं है। हमारी संस्कृति के प्रति निष्ठावान नहीं है क्योंकि वो हमारे संस्कृति के मूल तत्वों को जानता ही नहीं है, हमारी संस्कृति की सनातन धारा को पहचानता ही नहीं है। कुछ लोग तो उनको कपोल कल्पना मान लेते हैं और दुख तो तब होता है कि जब हमारे पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो है वो कहता है कि किस तरह की पुरानी बातें कर रहे हो। मैं अब शिक्षक होने के नाते से अपने बहुत से शिक्षार्थियों को जब इसके बारे में बताने का प्रयत्न करता हूं तो कुछ विद्यार्थी प्रश्न उठाते हैं कि गुरुजी आप तो पुराने जमाने की बात करते हो, दुनिया चांद पर पहुंच गई, आप कहां की बात करते हो, आप तो हमें बैलगाड़ी वाले युग में ले जाना चाहते हो। अरे भाई, मैं बैलगाड़ी वाले युग में नहीं ले जाना चाहता, आप रॉकेट की ही आप जो है सवारी कीजिए, चांद पर क्या मंगल पर पहुंचिए, लेकिन अपने जड़ों से ना टूटिए, क्योंकि जड़ों से टूटने का अर्थ होता है धीरे धीरे मर जाना। यदि किसी पेड़ की जड़ों को धीरे धीरे से खत्म किया जाए तो पेड़ की जो हरियाली होती है समाप्त हो जाती है। बस यही मेरा एक कहना है अपने विद्यार्थियों से, अपने उन साथियों से जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश को समझना चाहते हैं कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली है उसका हमें जो है पूरी तरह से सहयोग नहीं करना चाहिए, उसको बदलने का हमें प्रयास करना चाहिए। और हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियों का सामना अगर युवा नहीं करेगा तो कौन करेगा। आज भी भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक युवा हैं।
हम युवा शक्ति से भरपूर ऊर्जावान देश हो सकते हैं, और काफी मायनों में हैं भी। हमारे युवा बहुत से क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक दुख है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली से जो विद्यार्थी आज निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रबंधन के क्षेत्र में हो, उनका कितना प्रतिशत, मुश्किल से 5 या 10% विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर वो काबिलियत होती है जो उपाधि उनके पास होती है। अन्यथा बहुत से विद्यार्थियों के पास उपाधि तो होती है, लेकिन वो काबिलियत उनके पास नहीं होती, जिसके कारण से उनको उस प्रकार की नौकरी भी नहीं मिलती, हतोत्साहित हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कोई और काम करने लग जाते हैं। देश का संसाधन जो है, जिस चीज के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसका फिर पूरा परिणाम नहीं मिलता है। तो मेरे मित्रों, अपनी इस भावना को समझो, अपने देश को गहराई से समझो, अपने देश की सांस्कृतिक धारा को पहचानो, उसका अध्ययन करो। मित्रों, पूरे विश्व में भारत की संस्कृति पर बहुत सारे शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है। इस कोरोना काल में ही देख लिया आयुर्वेद पर कितना कार्य हो रहा है। एलोपैथी भी अभी तक कोई उसका उपाय खोज नहीं पाई है, फिर भी हम आयुर्वेद के जरिए हम घर में दालचीनी ले रहे हैं, हम घर में इलायची ले रहे हैं, हल्दी ले रहे हैं, गिलोय ले रहे हैं, एलोवेरा ले रहे हैं, बहुत सी इस प्रकार की चीजें जो हमारी रसोई का अंग रही हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने इन चीजों को, जो हमारी इम्यून पावर को बढ़ाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने उसको खोज लिया था और वो हमारी परंपरा में शामिल कर दी गई। बहुत समय तक तो ये हंसी उड़ाते रहे, हमारी जीवन प्रणाली पर हंसी उड़ाते रहे ये विदेशी लोग। हमारे यहाँ घर में प्रवेश करने से पहले चप्पल भी बाहर उतार देते थे। मुझे याद है कि मेरे नाना जी के यहाँ हम जाते थे तो घर में जितने भी सदस्य होते थे उनकी चप्पलें घर के बाहर ही उतारी जाती थी, और एक बाल्टी और लोटा रखा रहता था कि घर में जब भी आप आते थे घर में हाथ मुंह और पैर धोकर ही प्रवेश करते थे। और भोजन भी जब करते थे तो भोजन को एक अपने सामने एक पटला बिठा रखते थे और उसके ऊपर भोजन की थाली और गिलास रख के गिलास से जल हाथ में लेकर भोजन का आचमन इस प्रकार से करके परिक्रमा करके उसको हाथ जोड़ के अन्न को ग्रहण करते थे। भोजन मंत्र पढ़ने के पश्चात जो ये दिखाता था कि भोजन जिससे हमारी शरीर का एक एक कण निर्मित होता है, शरीर की एक एक सेल, एक एक यूनिट हमारी पोषित होती है, कितना महत्वपूर्ण होता है भोजन हमारे शरीर के लिए। उस भोजन को भी पवित्रता के भाव के साथ ईश्वर का धन्यवाद देते हुए हम उसको ग्रहण करते थे। रसोई घर एक पूजा घर से कम नहीं हुआ करती थी। रसोई में काम करने से पहले स्नान करके ही महिला प्रवेश करती थी। एक समय परंपरा थी, आज नहीं रह गई, क्योंकि आज तो हम 7, साढ़े 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, रात को 11, 12 बजे तक जागते हैं। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है, तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी रही है। तो धीरे धीरे मैं उन विषयों पर भी आपसे बात करूंगा, अपने मन की बात आपके सामने रख लेता हूं। तो अभी मैं आपको उस लॉर्ड मैकाले, जो निश्चित रूप से बहुत समझदार व्यक्ति थे, अपने देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, ब्रिटिश हुकूमत की नींव को मजबूत कर गए, और वास्तव में ऐसा करेंगे कि जब ब्रिटिश लोग भारत छोड़ के गए ना, तो उसके पश्चात भी आज हम लोग उस गुलामी मानसिकता से नहीं हट पाए, क्योंकि उस गुलामी मानसिकता को इंजेक्ट कर दिया गया हमारे शरीर में शिक्षा के द्वारा, शिक्षा पद्धति के द्वारा। हमें हमारे शास्त्रों से काट दिया गया, हमें हमारी परंपराओं से काट दिया गया, हमें हमारे नैतिक मूल्यों से काट दिया गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज भी हम सकल से तो भारतीय हैं, परंतु हमारे विचार जो हैं वो कैसे हो गए हैं, वो अंग्रेजियत वाले हो गए हैं। हम हर उस विलायती चीज को श्रेष्ठ मानते हैं जो हमारी नहीं है। हम कोट पैंट पहनने को अच्छा मानते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी में भी हम लोग कोट और टाई पहन के रखते हैं। अरे गर्मी में कोट पहनने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि कोट पहनना, विलायती लोग कोट पहना करते थे और विलायती हमसे श्रेष्ठ ही होते हैं, तो हमने कोट पहनना स्वीकार कर लिया। गर्मी में भी हम कोट पहनते हैं। वो लोग टाई लगाते थे केवल सर्दी में अपनी गर्दन को बंद रखने के लिए, जिससे सर्दी प्रवेश ना करे गर्दन में, लेकिन हम गर्मी में भी टाई पहन के जाते हैं। आजकल हमारे जितने भी एमएनसीज हैं, हमारी जितनी एमएनसीज हैं, वो सभी इस कल्चर को फॉलो करती हैं। गाहे बगाहे हम भी उसी को फॉलो करते हैं, बिना दिमाग से काम लिए कि इसका औचित्य क्या है। दूसरी बात, हम विज्ञापन से प्रेरित होते हैं। हमारा सारा जीवन विज्ञापनों से प्रेरित है। टीवी पे और मीडिया के माध्यम से जो विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं वो कुछ ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में इंजेक्ट कर देते हैं, और उसी इंजेक्ट की हुई चीज से, जो है वस्तु से, उसी लक्ष्य से हमारा जीवन जो है वो चलने लगा है। तो मेरे मित्रों, हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कोई दूसरा हमारे जीवन को निर्धारित करेगा, क्या विज्ञापन हमारे जीवन को चलाएंगे, हमें कौन सा टूथपेस्ट करना है, कौन से साबुन से नहाना है, किस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, कौन सी चीजों को हमें खाना है, कौन से, आजकल जो है फास्ट फूड का फैशन चल गया। हमारे देश में कभी फास्ट फूड नहीं खाया जाता था। सत्तू खाने में हमको शर्म आएगी,
सत्तू घोल के नहीं खा सकेंगे हम, लेकिन 250 रुपए का जो बॉर्नविटा का या हॉर्लिक्स का इतना सा डिब्बा आता है ना, उसको लेकर हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमने ब्रांड खरीदा है। 250 रुपए में ब्रांड खरीदा है, लेकिन 30 रुपए किलो का सत्तू या 40 रुपए किलो का सत्तू हम नहीं खा सकते, जबकि वो सेहत के लिए सबसे अच्छा है। और मैं आपको कहूं कि ये हॉर्लिक्स जो है वो सत्तू के अलावा और कुछ नहीं है, केवल उसमें फ्लेवर्ड हॉर्लिक्स जो है वो फ्लेवर्ड सत्तू ही है। लेकिन नहीं, हम सत्तू नहीं खाएंगे, क्योंकि सत्तू नाम भी अगर लो तो कहते हैं अरे सत्तू, अरे ये तो भैया गरीबों का, मजदूरों का भोजन है, हम तो हाई फाई हैं, अरे हमारी तो जो है ब्रीड जो है विकसित हो गई है, इसलिए हम हॉर्लिक्स खाएंगे। मेरा बेटा तो जो है कॉम्प्लेन लेता है तो बढ़ता है। क्यों भाई, कॉम्प्लेन जब इस दुनिया में नहीं था तो लोग बढ़ते नहीं थे क्या? तो इसलिए इस तरह की सारी बातों पर हमें विचार करना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगा, ऐसे बहुत से भारत पुत्र हुए हैं जिन्होंने इस विषय में बहुत चिंतन किया, बहुत लोगों को बताया भी है, पर दुर्भाग्य से हम उसे देखते नहीं है, और उसे नहीं देखने के कारण से हमारा बहुत नुकसान होता है। मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ उन लोगों का नाम लिखूंगा कि जो भारत पुत्र हैं, जिसमें से एक नाम है स्वर्गीय राजीव जी दीक्षित। उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत की शासन प्रणाली, भारत की व्यापार प्रणाली आदि पर बहुत कुछ बोला है, जो नवयुवकों को उसे सुनना चाहिए। इसी प्रकार से आधुनिक भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीजों पर अभी काम कर रहे हैं। तो कुछ लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखने से आपको ये मालूम होगा कि इस महान देश की जो सांस्कृतिक निधियां थी वो क्या थी और किस प्रकार से हम उससे वंचित रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आप ऐसे भारत पुत्रों को, ऐसी भारत पुत्रियों को जरूर सम्मान दें, उनको आदर दें। हम गाने सुनते हैं, हम टीवी देखते हैं, 3-3 घंटे फिल्में देख लेते हैं, जीवन का एक अंग है, क्योंकि मनोरंजन भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। परंतु उसके साथ साथ हमें इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। आटे में नमक ही सही, जिस प्रकार से रोटी में हम 1 चम्मच भर के नमक नहीं डालते हैं, जो हमारा आटा गूंदा जाता है तो उसमें थोड़ा सा नमक हम डाल देते हैं, जिसमें रोटी में उसको स्वाद आता है, रोटी की जो स्वादिष्टता है, वो सकता है, वो और बढ़ जाती है। इसी प्रकार से इस प्रकार की जो वीडियोस हैं वो आप जरूर देखिए। इस प्रकार के जो काम किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उसके बारे में चिंतन मनन कीजिए। वो निश्चित रूप से आपको आंतरिक रूप से समृद्ध करेंगे और आप एक सच्चे भारतवासी बन पाएंगे। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी साधना है, परंतु फिर भी हमारी एक पहचान है, उस पहचान को ना खोएं, क्योंकि अगर वो पहचान खोती है तो भारत मरता है। और इसलिए मेरे चैनल का नाम है मृत्युंजय भारत, यानी ऐसा भारत जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। और वह भारत मृत्यु पर विजय तभी प्राप्त कर सकता है जब यहाँ का युवा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। जब यहाँ का युवा ईट ड्रिंक एंड एंजॉय में खोया रहेगा, पोर्न साइट को देखने में, हिंसा से भरपूर, अश्लीलता से भरपूर फिल्मों को देखने में खोया रहेगा, तो कैसे ये भारत मजबूत बनेगा? मेरे मित्रों, अपने आप को सशक्त करो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, तभी ये भारत महान बनेगा, तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा। और मैं कहता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनाने की चिंता ना करो, लेकिन अपने भीतर को, अपनी आत्मीयता को जरूर पहचान लो, अपने जीवन का लक्ष्य जरूर जान लो, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इस ईश्वर ने हमें जो ये जीवन दिया है उसको समझो मेरे मित्रों। पूरे भारतवर्ष में एक सनातन परंपरा हमारी रही है, इस जीवन को समझने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। और दुख का विषय है कि आज हमारा युवा वर्ग, आज हमारी शिक्षा प्रणाली से निकला हुआ विद्यार्थी वर्ग हमारी उस अनूठी संपदा से वंचित है। उस अनूठी संपदा को पहचानो, उसका अध्ययन करो, उसका आदर करो, खोजो। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत कुछ उपलब्ध है। आज की इस तकनीकी ने हमको कम से कम ये जरूर दिया कि आज तो विदेशियों ने भी हमारे संस्कृति के ऊपर बहुत से शोध पत्र, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई हैं। आप उन सब का अध्ययन कीजिए, अपने जीवन में कुछ समय निकालिए, प्रतिदिन कुछ समय निकालिए। जिस प्रकार से प्रतिदिन हम टेलीविजन देखने के लिए, अपने मित्रों के साथ गपशप करने के लिए, अपनी जॉब के लिए पूरा का पूरा जीवन जॉब में लगा दे रहे हैं, 9 से 5 की ड्यूटी कर रहे हैं, 8 से 6 की ड्यूटी कर रहे हैं, धनार्जन कर रहे हैं, तो हमें ये चिंतन करना पड़ेगा कि ये जीवन जीने के लिए आजीविका होती है, नौकरी होती है, या नौकरी के लिए जीवन होता है। अगर हमने इसका विभाजन ना किया तो हमारा ये जो जीवन परमात्मा ने हमें दिया ना, हम उसको नष्ट कर बैठेंगे। मेरे मित्रों, नौकरी बहुत जरूरी है, आजीविकोपार्जन के लिए धनार्जन भी बहुत जरूरी है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। धन से सब कुछ होता है, परंतु धन सब कुछ नहीं है, ये हमें जान लेना होगा। और इस कोरोना काल ने हमें समझा दिया है, बहुत ऊंची आपके पास नौकरी रही हो,
बहुत अधिक धन संपदा आपके पास रही हो, लेकिन यदि आपके पास आपका परिवार नहीं है, यदि आपके पास आपके मित्र नहीं है, यदि आपके पास आपकी परंपराएं नहीं है, आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, आपसे बात करने वाला कोई नहीं है, तो सर्वस्व कोई लाभ नहीं है। जीवन का लाभ आपका सबके साथ होने में है, और इसलिए भारतीय संस्कृति सबके साथ में, संयुक्त परिवार में विश्वास करती है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं मित्रों। आगे फिर मैं एक वीडियो आपके सामने रखूंगा जिसमें मेरा विषय होगा कि हम भारत को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे महसूस करें। भारत को जो आंदोलित होता है हमारी सांस सांस में, हिलते हुए पत्तों में, आते जाते हुए राहगीरों में, कैसे भारत हमारा विकसित होता है, कैसे हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उस पर मेरी अगली वीडियो होगी। आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।